नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। 71वीं बीपीएससी बैच के लिए हम लोग जो है बैच रिवीजन बैच शुरू किए हैं। उसके तहत जो है हमने भारतीय राज्य व्यवस्था जो शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि संविधान क्या होता है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या थी, ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है। और उसी के तहत हम लोग अब जो है आगे पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना। तो संविधान कैसे बना, इसकी शुरुआत जो है कब से हुई, कैसे कैसे हुई, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1600 ईस्वी के राजलेख से शुरू होता है और 1947 में जाकर जब भारत आजाद होता है तब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होती है, लागू होती है। तो इसी संविधान का जो यात्रा है उस यात्रा को हम लोग देखेंगे कि कैसे संविधान हमारा बना। वैसे तो संविधान की शुरुआत जो है प्राचीन काल से ही, जब से मानव का कबीलाई फॉर्म में मानव रहना शुरू किया था तब से ही संविधान का, जैसे मैंने डिफिनेशन बताया था कि संविधान क्या होता है, कि संविधान नियम और कानूनों का संग्रह होता है। तो जैसे कबीला था पहले, तो जब कबीलाई लोग रहते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी कुछ नियम कानून बनाते थे अपने कबीलों के लिए, तो वो भी एक तरह का संविधान ही होता था। लेकिन वह संविधान जो है वह लिखित फॉर्म में नहीं होता था। वैसे भी आज भी जो है संविधान लिखित भी होता है और लिखित भी होता है, लेकिन उस समय प्राचीन काल में जो कबीले होते थे वह संविधान हम लोग बताते थे कि हाँ ऐसा इस कानून को फॉलो किया जाएगा, इस नियम को हम लोग कबीला के लोग फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो वो मानते थे, ठीक है। उसी तरह जो है आगे जब बड़ा शासन महाजनपद काल आया, महाजनपद काल में जो है हमारा जो है वैशाली लिच्छवी गणराज्य जो है वह गणराज्य था। और गणराज्य के बारे में मैंने बताया था क्लास में कि गणराज्य क्या होता है, कि जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो है क्या होते हैं, प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं, ठीक है ना, प्रतिनिधि के माध्यम से वह राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो गणराज्य हमारा लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश में क्या होता कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसके द्वारा जो है चला, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, इन सब आधार पर जो है उस समय शासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है, प्राचीन काल में। उसके बाद जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में है, विदेशियों का आक्रमण के बारे में है। उसके बाद क्या है कि मुगल वंश का बारे में है। तो ये सब जो राजा, मुगल वंश के जो राजा होते थे या अलग अलग क्षेत्रों के जो राजवंशों के जो राजा होते थे, ठीक है, वह जो है नियम बनाते थे, वह उसी नियम के तहत जो है चलता था राज्य। तो वो भी एक लिखा हुआ तो नहीं होता था लेकिन राज्य चलता था, तो वो भी एक तरह का क्या था, अलिखित संविधान उस समय प्राचीन काल मध्यकाल में। आधुनिक काल में क्या हुआ कि जब ब्रिटिशों का शासन हुआ, अलग अलग कंपनियां स्थापित हुई, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, यूरोपीय आए, तो इन सब लोगों ने मिलकर जो है भारत में व्यापार करने आए थे। और इनका व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाना था, इनका शासन करना नहीं था। लेकिन यह धीरे 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 क्या हुआ कि अंग्रेज जो है भारत पे शासन करना शुरू कर दिए, ठीक है। और शासन करना जब शुरू कर दिए तो उसी तरह उसी कड़ी में जो है अलग अलग जो है समय पे, समय के अनुसार जो है नियम और कानून यहाँ पे शासन करने के लिए बनाते चले गए। और यही जो है वहीं से संविधान की क्या होती है, लिखित शुरुआत होती है। और यही आगे चलकर जो है संविधान की यात्रा शुरू होती है और यह यात्रा जो है 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो जाती है। लेकिन यह यात्रा समाप्त होती उस दिन संविधान, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में संविधान लागू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान की यात्रा बंद हो गई। जैसा कि मैंने संविधान की आवश्यकता महत्व में बताया था कि संविधान क्या होता है, लचीला होता है। और लचीला का मतलब क्या होता है कि संविधान में संशोधन होता है समय के अनुसार। जैसे मैंने डिजिटल का उदाहरण दिया था कि आज जो है डिजिटल युग है और डिजिटल युग में जो है डिजिटल क्रांति में इसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। इसको अच्छे कार्यों के लिए भी यूज किया जा सकता है, इससे अपराध भी किया जा सकता है। तो इसी पे अंकुश लगाने के लिए नियम और कानून बनाने पड़ेंगे। और यह नियम कानून कैसे बनेगा, तो संविधान तो लागू हुआ 1950 में, तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान जो है वह चलंत होता है, ठीक है ना, उसमें समय समय पे संशोधन होनी चाहिए। तो यह था संविधान। अब देखते हैं, आइए देखते हैं कि संविधान की यात्रा कैसे शुरू हुई और 1600 ईस्वी के राजलेख से जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है।
देखिए भारत का संवैधानिक इतिहास अभी मैंने बताया कि प्राचीन काल में किस चीज से चलता था। प्राचीन काल में चलता था। प्राचीन भारत का संवैधानिक व्यवस्था का कोई लिखित रूप नहीं था। मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों के आधार पर शासन, कानून, सामाजिक व्यवस्था, सिद्धांत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, इन सब आधार पर जो है क्या होता था, चलता था प्राचीन काल में। ठीक है। मध्यकाल में हमने बताया मुगल राजवंश और जो क्षेत्रीय राजा होते थे उस आधार पर होते थे। ठीक है। प्राचीन काल में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हमने औपनिवेशिक और उपनिवेशिक, देखिए औपनिवेशिक और एक शब्द होता है उपनिवेशिक, इस दोनों में अंतर समझते हैं कि क्या होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक और उपनिवेशिक, देखिए औपनिवेशिक जो होता है वह जो है ब्रिटिश यहाँ राज कर रहे थे तो ब्रिटिशों के लिए हम लोग औपनिवेशिक हुए और हमारे लिए ब्रिटिश उपनिवेशिक हुआ। यही औपनिवेशिक और उपनिवेशिक में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के तहत जो है भारत में आधुनिक चरण की शुरुआत होती है, यानी कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है और यहीं से संविधान की यात्रा क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 1600 का राजलेख। 1600 के राजलेख से जो है शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, संविधान की यात्रा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 का जो राजलेख है यह कब लागू किया गया था, 31 दिसंबर 1600 के। और इस कंपनी का नाम क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम कुछ और था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक्चुअल में इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसकी स्थापना ब्रिटेन में 1599 में ही हुआ था, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। ठीक है। इसकी अनुमति जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में एक राजलेख, रॉयल चार्टर पास किया और उसके माध्यम से कहा कि आप जो है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लेकर जापान तक व्यापार करने का अधिकार दिया। किसको दिया, महारानी एलिजाबेथ ने इस राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि आप जो है वहां पे व्यापार अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लेकर जापान तक आप व्यापार कीजिए। एक्चुअल में इनका जो व्यापार था वह व्यापार करने का उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाना, यह कोई शासन करने नहीं आए थे। ठीक है। तो 15 वर्षों तक जो है भारत के एवं पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार दिया। अभी मैंने बताया कि इस कंपनी को कहां से कहां तक जो है व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, केप ऑफ गुड होप से लेकर जापान तक। ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य क्या था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य है मसाला, रेशम, सूती वस्त्र, चाय और कीमती पत्थरों का व्यापार करना। देखिए ये जो कंपनी थी इसका उद्देश्य क्या था, मसाला का व्यापार करना, रेशम का व्यापार करना, ठीक है, उसके बाद कीमती पत्थरों का व्यापार करना। इस सब उद्देश्य को लेकर जो है एक कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाना, न कि शासन करना। लेकिन व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया का जब व्यापार करना है तो वहां के, जैसे मान लीजिए भारत में व्यापार करने आए, तो भारत में व्यापार करने आए तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में राजा थे। ठीक है। तो उन राजाओं से इनको क्या करना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है। तो अनुमति लेना पड़ता था तो इन्हीं स्थानीय राजाओं, सुल्तानों, मुगल अधिकारियों के साथ राजनयिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, राजनयिक संबंध बनाना। व्यापार करने आए थे, अब जब व्यापार करने आए हैं तो राजा महाराजाओं से तो मिलना ही पड़ेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। जब उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी तो धीरे धीरे उनके साथ राजनयिक संबंध यानी कि पॉलिटिकल रिलेशन बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे जो है भारत में फैक्ट्रियों के ये लोग अपना फैक्ट्री जो है
स्थापित करने लगे, ठीक है। और यह फैक्ट्री जो है गुजरात, बंगाल, दक्षिण भारत आदि के बंदरगाहों पर करने लगे, ठीक है। अब इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या हुआ? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या हुआ कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि रानी एलिजाबेथ प्रथम के अधीन इंग्लैंड एक समुद्री शक्ति बन चुका था। देखिए, महारानी एलिजाबेथ जो थी प्रथम, जिन्होंने 1600 ईस्वी का रॉयल चार्टर पास किया था, वह इंग्लैंड में एक समुद्री शक्ति बन चुका था के अधीन, इंग्लैंड इनके अधीन में, यानी कि इनके संरक्षण में। स्पेन और पुर्तगाल पहले से, देखिए स्पेन और पुर्तगाल पहले से भारत में व्यापार करने आए हुए थे, ठीक है। एशिया में व्यापार कर रहे थे, इंग्लैंड उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। चूंकि पहले से स्पेन और पुर्तगाल भारत में व्यापार कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो जो पहले से कर रहा था उनके साथ जैसे होता है ना कि कोई कंपनी है, वह कंपनी वहां पर जो है कोई दूसरी कंपनी आती है तो उसके साथ कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। तो इनका भी इंग्लैंड का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी का प्रतिस्पर्धा किसके साथ हुआ? स्पेन और पुर्तगाल की, पुर्तगालीज कंपनी के साथ, ठीक है। अब देखिए, तो इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में हुआ। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? कुछ समय भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो शासक कौन था? अकबर था। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय यहाँ का शासक कौन था? मुगल शासक। तो कौन था? अकबर था, ठीक है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसके बाद जहांगीर आता है, ठीक है, के शासनकाल का अंतिम समय था, ठीक है। 1605 ईस्वी। कंपनी कब आया? 1631 दिसंबर को। मुगलों का साम्राज्य मजबूत और समृद्ध था, ठीक है। ऑब्वियस बात है, अकबर, उसके बाद क्या नाम है, अकबर था, इसके समय का जो शासनकाल था मजबूत था। ब्रिटिशों को तत्काल कोई राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं थे, वे सिर्फ व्यापार करना चाहते। यानी ब्रिटिश जो है उस समय जब आए थे, नए नए हैं, तो व्यापार करने आए थे, ऐसा तो नहीं था कि राजनीतिक शासन करने आए थे, ठीक है। उसके बाद 1601 में पहला जहाज भारत की ओर रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व, देखिए अब जो है क्या हुआ, 1601 में भारत रवाना हुआ एक जहाज जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन जेम्स लैंकेस्टर, ठीक है। ब्रिटेन से जो है एक जहाज रवाना हुआ 1601 में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैप्टन कैप्टन जेम्स लैंकेस्टर, ठीक है। लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। पहले कुछ वर्षों तक कंपनी ने समुद्री मार्गों की खोज, स्थानीय राजनीतिक परिस्थिति की समझ और व्यापारिक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया था। देखिए पहले क्या था कि जो कंपनी थी वह रास्ता खोजने में लगा रहता था, जैसे घूम के आना पड़ता था। आगे हम जब क्लास, जब फाउंडेशन में चलेगा उसमें डिटेल से जो है बताएंगे, घूम के आना पड़ता था, ठीक है। तो उस समुद्री रास्तों की खोज करते थे, ठीक है। तो 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहला अंग्रेजी जहाज आया, कैप्टन हॉकिंस। देखिए 1608 ईस्वी में सूरत का बंदरगाह, सूरत कहाँ है? गुजरात में है। वहां पर सूरत का में जो बंदरगाह है, वहां पर कैप्टन हॉकिंस, 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक जहाज आता है। उन्होंने अकबर के बेटे जहांगीर, उस समय किसका शासक था? जहांगीर का, क्योंकि अकबर जो है 1605 ईस्वी तक ही अकबर है और 1608 में उसका बेटा कौन कौन है? जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अधिकार मांगने के लिए आया था, ठीक है। लेकिन शुरू में इसको अनुमति नहीं मिला था, बाद में जो है अनुमति दे दिया था जहांगीर ने, ठीक है। इसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा और सूरत, बंगाल, मद्रास, बंबई में धीरे धीरे अपना व्यापारिक केंद्र क्या किया? स्थापित किया, ठीक है। और 1615 ईस्वी से यह जो है ज्यादा सक्रिय हो गया कंपनी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका 1600 ईस्वी का जो राजलेख है उसका निष्कर्ष क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संगठन थी, परंतु इसके पास राजनीतिक विशेषाधिकार, सैन्य ताकत और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन था, ठीक है। यह वह बीज था जो आगे चलकर भारत में ब्रिटिश शासन का विशाल वट वृक्ष बना। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आया तो था व्यापार करने, लेकिन यह धीरे धीरे जो है इतना अपना पंख फैलाया कि यह एक विशाल वट वृक्ष बन गया। इतना सारा इसमें टहनियां निकली, इतने सारे तना निकले कि यह जो है एक विशाल वट वृक्ष बन गया और भारत इसका गुलाम बन गया। और यह गुलामी जो है, गुलामी की जो दास्ता थी, यह कब खत्म हुई? वर्ष 1947 में खत्म हुई, ठीक है।
यह था 1600 ईस्वी का राजलेख। अब 1600 के बाद जो है कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी धीरे धीरे तो वर्क कर रही थी, धीरे धीरे व्यापार का काम कर रही थी, राजनयिक संबंध बना रही थी। इसके बाद जो है 1600 के बाद 1600 का जो कंपनी थी स्थापित हुई थी, वह कंपनी जो है तो व्यापारिक अधिकार कब तक दिया गया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 सालों तक। धीरे धीरे और आगे बढ़ा 1726 ईस्वी में, 1726 ईस्वी में फिर एक जो है ब्रिटिश महारानी के द्वारा एक राजलेख पास किया जाता है 1726 ईस्वी में, जिसको चार्टर ऑफ 1726 कहते हैं। इसका पृष्ठभूमि क्या था, यह जो है भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे चार्टर ऑफ 1726 के नाम से जाना जाता था। और इसी चार्टर ऑफ 1726 को शाही चार्टर या राजा जॉर्ज वन, इसको जारी कौन किया था, राजा जॉर्ज वन जारी किया था। इसको क्या कहा जाता है, शाही चार्टर कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे प्रशासनिक शक्तियां भी हासिल करने लगी। देखिए एक कंपनी क्या किया, राजनयिक संबंध तो बना रहे थे, अब राजनयिक संबंध बनाते बनाते जो है ये राजनीतिक शक्तियां हासिल करने लगे। किससे, राजाओं से, क्षेत्रीय राजाओं से। ठीक है, और उसी के दरमियान जो है इन्होंने कुछ बस्तियों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जैसे बॉम्बे, जिसको पहले बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई अब कहा जाता है, मद्रास पहले था अब चेन्नई कहा जाता है, कोलकाता अब कहा जाता है, पहले कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, तो इन सब जगहों पर उसने क्या किया, शासन चलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, अब शासन चलाना शुरू किया तो उसका उद्देश्य क्या था कि उन राजाओं की जरूरत थी कि यहाँ पर जो है अच्छे से शासन चलाए। ठीक है ना, कुछ व्यवस्था सही हो, इस उद्देश्य से। ठीक है, चार्टर का प्रमुख प्रावधान क्या था, नगर निगम की स्थापना। देखिए क्या था, नगर निगम की स्थापना, नगर निगम की स्थापना। देखिए अब क्या हुआ, 1726 का जो चार्टर था, 1726 ईस्वी का जो चार्टर था, इस चार्टर के तहत जो है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में नगर पालिका जैसी संस्थाओं की क्या की गई, स्थापना की गई। एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि किस चार्टर के द्वारा जो है नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई, तो कहा तीनों जगह किया गया था। 3 प्रेसिडेंसी था, तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन था, बॉम्बे था, कोलकाता था और मद्रास था। तीनों जगह जो है नगर पालिका, ये भारत के पहले नगर निगम थे। मद्रास में यह नियम पहले बना, फिर बॉम्बे और कलकत्ता में। इसके अलावा जो है मेयर कोर्ट का स्थापना किया गया, हर नगर में एक मेयर कोर्ट स्थापित की गई। इसमें 1 मेयर और 9 एल्डरमैन होते थे। ठीक है, मेयर कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें 1 मेयर और 9 एल्डरमैन होते थे, सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता था। यानी कि जो मेयर कोर्ट नगर पालिका बना था, नगर पालिका का प्रमुख मेयर और मेयर कोर्ट होता था। यह मेयर कोर्ट सिविल और क्रिमिनल मामलों, सिविल यानी कि सिविल मामला जिसमें मारपीट वाला मामला होता है, क्रिमिनल यानी कि आपराधिक मामला होता है। ठीक है, उसकी सुनवाई करता था। गवर्नर इन काउंसिल को न्यायिक शक्ति दी गई, गवर्नर इन काउंसिल जो था उसको न्यायिक शक्ति दी गई। गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर इन काउंसिल क्या होता था, या बड़े और गंभीर आपराधिक मामलों की क्या करता था, सुनवाई करता था। ब्रिटिश कानून का आरंभिक प्रवेश, यह चार्टर भारत में अंग्रेजी कानून और न्याय प्रणाली का बीजारोपण है। देखिए इसी के माध्यम से ब्रिटिश कानून जो है भारत में ये सब जो काम धीरे धीरे ये लोग जो है काम करना शुरू कर दिया, उसके माध्यम से अंग्रेज जो है क्या हुआ, न्यायिक पुनरारोपण में, न्याय प्रणाली में शामिल हो गया।